जय हिंद साथियों, आवेश एकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम यूपी लेखपाल मैथ मॉक टेस्ट नंबर 9 को करेंगे। इस वीडियो में हम और भी कुछ बेहतर क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो आपकी तैयारी में और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपकी तैयारी को और भी पहले से ज़्यादा बेहतर और मजबूत बनाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं दिया हो तो इसको करने के लिए पहले हम एक चीज़ को समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन जबकि मैं इसका एक फ्रैक्शन वाला पार्ट में पहले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि इसको कैसे लिखते हैं, लेकिन उसको एक बार और देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। जैसे कि अगर कोई भी मिश्र भिन्न लिखी हुई है, जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 10 सही 1/2 है, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि 10 प्लस 1/2। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन लगेगा। तो क्वेश्चन में पहला टर्म जो पहला पद है उसको क्या लिखा हुआ है? 999 सही 1/7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 999 प्लस 1/7। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म है उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 999 प्लस 2/7। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा टर्म जो है वो प्लस में है, तो 999 प्लस 3/7। और ये लास्ट वाला टर्म है, तो इसको क्या लिखेंगे? इस चीज़ को नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 999 और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे कि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, या अगर ब्रैकेट नहीं लगाना है तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे हम साइन चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के कर रहे हैं पहले। तो यहाँ से हो जाएगा 999 प्लस 4/7। ठीक है, अब यहाँ से ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 999 प्लस 1/7। यहाँ से ये माइनस है, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से होता है प्लस, तो ये माइनस में ही हो जाएगा, तो 999। और यहाँ से ये प्लस माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2/7। ठीक है, प्लस 999 और प्लस 3/7। यहाँ से फिर वही चीज़ है जिसको अभी हमने इस वाले सेकंड टर्म में देखा था, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा 999 और माइनस 7/4। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ भी एक 999 प्लस में एक माइनस में, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी एक 999 प्लस में और एक माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा है 1/7 माइनस 2/7 और प्लस 3/7 और माइनस 4/7। 999 वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबका जो यहाँ पे हर देख रहे हैं, डिनोमिनेटर अगर देख रहे हैं तो सबका सेम है, तो एलसीएम जो हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यहाँ से 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4। ठीक है, अब इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे। इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा हमको? जैसे अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका +1 और +3, तो ये हो जाएगा आपका +4, और यहाँ से -4 और -2, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे इसको, तो माइनस के साथ 6 और पूरे के बटे कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ क्या होगा? यहाँ से ये जब यहाँ से इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा -2/7। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका है पहला ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि a³ प्लस b³ इक्वल टू 91 है, अब यहाँ पे और दिया है कि a प्लस b इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो हमको ab का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम पहला इक्वेशन मान के चलते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका दिया है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम पहले को लेके चलते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे a³ प्लस b³, ये दिया है आपका 7 के बराबर। इसको फार्मूले से हम खोल लेंगे, तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a² प्लस b² माइनस ab होता है। ठीक है, ये हो गया आपका 7 के बराबर। ठीक,
अब यहाँ पे इसका मान तो दिया हुआ है, सॉरी ये 7 के बराबर नहीं, यहाँ पे 91 है, ये यहाँ पे 91 दिया है, ठीक है, और ये भी यहाँ पे 91 हुआ। तो ए क्यू बी क्यू यहाँ पे दिया है आपका 91, तो ये आपके कितने बराबर हो गया, 91 के, ठीक है। तो यहाँ ए प्लस बी का मान कितना दिया है, 7 दिया है, तो हम यहाँ पे 7 पुट कर लेंगे, तो ये 7 यहाँ हमने रख दिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी इज इक्वल टू 91। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको हम यहाँ से जब इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 13 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको मिल गई। अब इस चीज़ को हम होल स्क्वायर बना लेते हैं। अब वो कैसे बनेगा, तो अगर हम इसमें अगर माइनस प्लस ए बी ऐड कर देते हैं, सर हमको ए बी का मान निकालना है ना, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब इस चीज़ को हम यहाँ से सेकेंड जो इक्वेशन है इसका हम स्क्वायर करते हैं, तो ए हो गया ए प्लस बी, इसका अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 7 का भी, तो ये हो जाएगा आपका 49। अब इसको हम खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कितने के बराबर हो जाएगा आपके, तो ये हो जाएगा 49 के बराबर। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ से हम लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये देख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13 और प्लस ए बी, ये चीज़ हो जाए इधर जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका मान पुट कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 13 प्लस ए बी प्लस 2ab, सॉरी 2ab होगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 49, ठीक है। अभी इसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 3ab, और ये 13 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 49 में से जब 13 हम घटाएंगे तो यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा, 13 माइनस कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा हमको 6 और 3, तो 3ab, तो हमको ए बी निकालना है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 12, तो पूरा 3 बार करेंगे तो हो जाएगा हमारा 36। तो ए बी का मान कितना निकल के आ गया, सॉरी 12, तो यहाँ से ए बी का मान निकल के कितना आ जाएगा आपका 12, ठीक है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम ये वाला इक्वेशन लेके चलेंगे। पहला जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 91 दिया है, तो इस चीज़ को हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम फार्मूले में खोल लिए हम लोग, ठीक है, हमने इसको खोला, तो ये यहाँ से a प्लस बी एक कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, ये 91 के बराबर है। अब यहाँ से a प्लस बी का मान यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका मान हम रख लिए, ठीक है। अब ये चीज़ तो सेम जैसे का तैसे हमने इसको नीचे उतार दिया। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 7 का इसमें, तो इधर जाएगा तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये चीज़ हमने जैसे का तैसे लिख लिया। यहाँ पे 7 से जब डिवाइड करेंगे ये चीज़ लाकर तो कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम निकाल सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 और प्लस ए बी, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, जैसे दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है इसका हमने स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो दूसरे इस इक्वेशन का जब स्क्वायर करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, तो हमने 49 लिख लिया। अब इस चीज़ को अगर हम खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 के बराबर। अब ये यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम यहाँ से रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब इसका हमने मान रखा तो 13 प्लस ए बी प्लस 2ab इज इक्वल टू 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3ab इज इक्वल टू 49 माइनस ये वाला 13 जब इधर चला जाएगा तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 3ab इज इक्वल टू 36, और 3 में जब भाग दे देंगे तो यहाँ से हमारा मान निकल के आ जाएगा 12। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक कोण जो अनुपूरक के 4 गुना से 15 अधिक है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि अनुपूरक, संपूरक और पूरक क्या होता है। तो वे दो कोण, जैसे कि इसमें जैसे अगर अनुपूरक बोल रहा है या फिर पूरक बोल रहा है तो मान लेते हैं, पहले हम पूरक को समझ लेते हैं। दो कोणों का मान अगर योगफल उनका, दो कोणों का योगफल अगर 90 आए, ठीक है, तो वो दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। इसी तरीके से ऐसे दो कोण जिनका योगफल अगर 180 आता है
तो वे कोड क्या कहलाते हैं, अनुपूरक कहलाते हैं या फिर संपूरक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपूरक बोल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि एक कोड हमारा कितना है, यक्स है, तो दूसरा कोड क्या होगा, 180 माइनस यक्स होगा, क्योंकि अनुपूरक तभी होंगे जब इन दोनों का ऐड हमारा कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें बोल रहा है कि एक कोड के 4 गुना, एक कोड का इसमें बोल रहा है, कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि मतलब एक कोड जो अपने अनुपूरक के 4 गुने से 15 अधिक है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो कोड है, एक कोड है यक्स, इसका अनुपूरक कोण अगर बात करें तो 180 माइनस यक्स होगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि एक कोड अपने अनुपूरक के 4 गुना, तो क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे लिखता है, तो इसका 4 गुना से 15 अधिक है, तो कहने का मतलब ये तो ऑलरेडी बड़ा है, लेकिन इसके कितने से, अपने अनुपूरक के 4 गुने से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपके बराबर कितने हो जाएगा, 15 के। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वही यक्स का मान वही उत्तर हो जाएगा आपका, जिस कोड का मान पूछ रहा है। तो हम माने थे कि यक्स वही कोड है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यक्स। अब इसको हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 720 और प्लस 4x। ठीक है, और ये बराबर कितने को होगा, तो ये आपका बराबर होगा 15 के। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 5x। अब ये इधर चला जाएगा, तो इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 735, ये 720 और प्लस 15, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा। अब इसमें हम जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको, इधर इसको क्या लिख सकते हैं, 735 बटा 5। तो इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 बार जाएगा, फिर उसके बाद 4 बार, फिर आपका जाएगा 7 बार जाएगा। ठीक है, तो 147 डिग्री। ठीक है, तो वो कौन सा कोड है, वो कोड है आपका 147 डिग्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि रामू ने 3290 रुपये का बिल 6% छूट देकर लेकर चुकाया। ठीक है, 6% देने के बाद उसने इतना दिया था, कितना, 3290 रुपये। तो मूल बिल की राशि क्या होगी। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शन से देखें, पहले तो इसको हम बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक से इसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो मान लिया कि उसका मूल बिल था, मूल बिल का राशि कितना था, x रुपये था। ठीक है, इस पे 6% का छूट, तो इसका 6% हम अगर करेंगे तो कितना होगा, इसका 6%, तो इसको लिख सकते हैं कि x, अब 6/100, ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से हो जाएगा x और ये हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा आपका 50। ठीक है, इतना छूट दिया है, मतलब हमारे पास राशि कितनी थी, x थी, अब इतना छूट दिया, तो कहने का मतलब इतना उसने दिया ही नहीं है, तो इतना हम माइनस कर लेते हैं। और ये बराबर कितने के है, तो यह बराबर है आपके 3290 रुपये के। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से 50x हो जाएगा, 50x माइनस 3x बटा 50 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3290। अब ये से यहाँ से आपको मिलेगा ये 47x बटा के 50 इज इक्वल टू 3290। ठीक है, अब इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है, तो इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम क्या कर लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 47x इज इक्वल टू 3290। अब ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें गुणा कर देंगे। अब ये 47 हम इधर करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3290 गुणे 50 बटे आपका हो जाएगा 47। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 70 बार में। तो x का मान अगर 70 और 50 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो 3500। ठीक है, अब ये कैसे आया है, तो ये हमने अभी बताया था कि कैसे हमने, तो हमारी जो मूल राशि है वो कितनी हो जाएगी, 3500 रुपये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इसमें हम अगर समझना है तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने माना था कि हमारा मूलधन के मूल जो उसका मान था वो कितना था, 100 रुपये था, जिसपे हमने 6% का छूट लिया था। तो 6% छूट लिया था, तो 6% छूट का मतलब कि हमारा छूट इतना था। ठीक है, तो
इतना चीज़ हम इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमने इतना चुकाया था, तो इतना चुकाया था तो ये इसी के बराबर होगा। अब इसी चीज़ को हमने सॉल्व किया तो एक्स का मान जो निकल के आया वो आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम एग्जाम में कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। इसमें पहले कह रहा है कि 6% का छूट था, ठीक है। तो इस चीज़ को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 3/50। अभी देखा था, अभी आपने देखा था कि 3/50 कैसे आया था, ठीक है। 6 फ्रैक्शन कर देंगे तो 3/50 होगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा मूलधन, जैसे जो मूल मान था वो अगर 50 है, तो 50 पे हमको 3 रुपये का छूट मिल रहा है। तो 3 रुपये का छूट मिल रहा है कहने का मतलब हमको 47 रुपया चुकाना है। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना चुकाया है, तो 3,290 रुपये चुकाया है, ठीक है। तो ये कितने के बराबर होगा, तो ये बराबर होगा आपका 3,290 रुपये के। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की मान निकालें तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3,290/47। तो यहाँ से इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो हमारा ये मान निकल के आ जाएगा 70 के बराबर। तो 1 यूनिट आपका कितने के बराबर है, 70 के। तो 50 यूनिट हमको निकालना है, ठीक है। यही मूल मान हमने माना था। तो 50 यूनिट निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा सामान निकल के चला आएगा। तो 3500 हो जाएगा यहाँ से, 7 बजे 35 और 00 से कोई मतलब ही नहीं, तो इसको बस ऐसे ही उतार दो, ठीक है। तो एग्जाम में हमको ये अप्रोच अप्लाई करना है, ना कि ये वाला। ये लेंदी होगा, जबकि ये थोड़ा अगर समझ में आ जाएगा तो ये ज़्यादा ही ईजी है और कम समय में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको पॉज करके 2-3 बार देखिए, रिपीट करके देखिए, उसको लगाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिए, सब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और नहीं समझ में आती है, कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप उसको कमेंट करिए, हम उसको थोड़ा सा और ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, इतना वर्ग मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और उसकी चौड़ाई कितना है, तो 53 मीटर है, ठीक है। तो बगीचे का परिमाप पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हमें बगीचे का परिमाप एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल आयताकार है तो परिमाप उसका क्या होगा, आयत का परिमाप होता है कितना है, तो परिमाप बराबर होता है आपका 2 कोष्टक में होता है लंबाई और प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब हमको इससे मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ चौड़ाई दिया है, एक ही चीज़ है। अब लंबाई यहाँ से नहीं है, अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो लंबाई नहीं दिया है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ दिया है। तो यही क्षेत्रफल से हम पहले क्या करेंगे, लंबाई निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आयत का, तो क्षेत्रफल एक्चुअल में दिया है आपका कितना है, 3392 है। तो यहाँ से ये क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई यहाँ से पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला पूरा। तो चौड़ाई ये बराबर है आपका 3392 के। चौड़ाई आपका दिया है, लंबाई यहाँ से निकाल सकते हैं। तब चौड़ाई यहाँ से कितना हो जाएगी आपकी 53 मीटर, और यहाँ से आपका हो जाएगा 3392। यहाँ से तब हम लंबाई निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3392 बटे आपका हो जाएगा 53, ठीक है। तो यहाँ से हम इसमें अब हम डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा आपका 64। तो ये लंबाई हमारी कितनी मिल गई, 64 मीटर, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम क्या कर देंगे, इसी फार्मूले में रख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2, लंबाई आ गई कितना 64 और प्लस चौड़ाई कितना था, तो ये था 53 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा 53। अब इन्हीं दोनों को ऐड करके यहाँ पे दोना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और इसको ऐड करेंगे तो ये 7, तो ये हो जाएगा 117। तो ये आपका हो जाएगा, दूना कर देंगे तो 234, 2 और ये हो जाएगा 1714, तो यहाँ से 1 3, ठीक है। तो ये आपका जो सही आंसर, इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन 234। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 1728 को 144 की तरह लिखा जाता है तो 2744 को किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि पैटर्न क्या दिया हुआ है। एक्चुअल में रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे चला गया। तो ये 1728 ये लिखा गया आपका कैसे, 144 की तरह।
तो ये अगर देखा जाए तो ये आपका 12 का क्यूब है, ये 12 का घन है, और ये आपका कितना है, ये है 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो 2744। ठीक है, ये हमको पता करना है कि ये कैसे लिखा जाएगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि है ये क्या लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका 14 का क्यूब है। जैसे यहाँ से ये 12 का क्यूब था तो ये 12 का स्क्वायर लिखा गया था, तो ऐसे ये 14 का क्यूब है तो यहाँ पे ये 14 का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो 14 का स्क्वायर होगा कितना, 14 का स्क्वायर होता है आपका 196। तो जो हमारा ये क्वेश्चन मार्क का जो आंसर होगा, कहने का मतलब जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आपका आएगा 196। पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। जैसे 1728 है, वो 12 का क्यूब है, उसको हमने क्या लिखा 144, मतलब कि जब जो क्यूब था उसको हमने स्क्वायर में लिखा। तो यहाँ पे हम जो क्यूब में दिया हुआ है जो मान, उसको हम स्क्वायर में लिखेंगे तो जो मान निकल के आएगा वही इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो सही आंसर है वो आपका है 196। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12 सालों में एक निश्चित धनराशि का दोगुना प्राप्त होता है, तो एक वर्ष में साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो मूलधन है वो 100 रुपये है, तो ये कह रहा है कि 12 वर्षों में ये धन दोगुना हो जाता है, कहने का मतलब 200 हो जाता है। तो मूलधन तो हमारा 100 ही रुपया रहेगा, और बढ़ा कितना है, तो ये जो 100 रुपये बढ़ा है ये ब्याज बढ़ा है। तो ये जो 12 वर्षों का ब्याज है, ठीक है, ये कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, एक्चुअल में क्या रहा है क्वेश्चन में, साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज हमको पता है कि हर साल सेम होता है, तो एक साल का कितना होगा, जैसे 12 वर्षों का, अगर 12 वर्ष का अगर देखा जाए तो 100 रुपये है, तो एक साल का कितना होगा, तो 100/12 हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर हम 4 से इसको कैंसिल आउट करें तो ये आ जाएगा आपका 25, और यहाँ से ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 100 रुपये पे इतना है, तो यहीं पर परसेंटेज बनेगा। 100 पे कोई भी वैल्यू 100 पे उतना उसका परसेंटेज होता है। तो यहाँ से 25/3% होगा। अब इसको हम फ्रैक्शन में जैसे मिश्र भिन्न की तरह लिखना है तो इसको लिख सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे इसका रेशियो होगा, सॉरी परसेंटेज होगा। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करें तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो 1 बचेगा, 8 × 3 = 24 और ये। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 8 सही 1/3%। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये है। और अगर ये चीज़ नहीं समझ में आएगी हमने इसको डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो हमारा तो एक साल का ये जो मान निकल के आया है, एक साल का 25/3 इतना रुपये ब्याज होगा एक साल का। तो कितने पे है, 100 पे है। तो इसको निकाल लेते हैं कि कैसे निकालेंगे हम इसको। तो इसको लिखेंगे हम 25/3 और बटे आपका कितना हो जाएगा 100। अब इसी को हमको फ्रैक्शन में लिखना है, सॉरी परसेंटेज में लिखना है। तो ये हो जाएगा 300, यहाँ से 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग देंगे। तो ये 100 से जब गुणा करेंगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 1/100 परसेंटेज बनाएगा। अब इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 8 से 1/3%। किसी चीज़ को अगर परसेंटेज में लिखना होता है तो उसमें 100 से गुणा 100 से भाग देते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला तो परसेंटेज बताता है और ये जो होता है इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मान निकल के आएगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका है चौथा ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक टोकरी में 3 प्रकार के गुलाब के फूल हैं, उनमें से 1/6 लाल, ठीक है, शेष में 1/2 पीले और बचे हुए सफेद गुलाब है। ठीक है, तो टोकरी में मिलाकर कुल कितने गुलाब के फूल हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कुल यक्ष गुलाब के फूल हैं, ठीक, जिनमें से 1/6 लाल है। तो 1/6 लाल है तो बाकी 5/6 कुछ दूसरा रंग होगा। तो यहाँ से बचा हुआ लिख लेंगे हम 5/6। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को लिखें, इसका अगर 1/6 लिखें, अब इसमें से हम ये चीज़ निकालेंगे तो वो बचा हुआ भाग ही तो निकलेगा। 1/6 लाल है तो कहने का मतलब यक्ष का 1/6 लाल है। इसमें से इतना चीज़ को हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 5/6। ठीक है, अब इसी तरीके से शेष में 1/2 भाग पीला है। तो इसमें से शेष में 1/2 भाग पीला है, तो शेष तो हमारे पास यही है 5/6। तो इसमें से 1/2 भाग पीला है तो कहने का मतलब 1/2 भाग और कुछ होगा कोई रंग।
तो इसका CS का 1/2 भाग और होगा, ठीक है, जो कितने के बराबर है, ये 5 के बराबर है। अब इस चीज़ को हम सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल आउट, और यहाँ से अगर देखा तो 6 दूना के 12, यहाँ से हो जाएगा आपका 12, ये बराबर हो जाएगा आपके 1 के। यहाँ से ये आपके x इक्वल टू 12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये 5 से कैंसिल आउट हो गया था ऊपर, और नीचे ये 6 गुणे 2 है, ये 6 गुणे 2 तो ये हो गया 12, यहाँ से 12 इसमें गुणा कर देंगे 1 में, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो आपका है पहला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो यदि एक चक्र का व्यास, ठीक है, चक्र का व्यास इतना मीटर दिया है, ठीक है, तो 500 चक्करों में तय की गई दूरी पूछ रहा है। तो एक चक्कर में हम पहले निकाल लें, तो 500 में उसमें गुणा कर देंगे तो आंसर निकल के चला आएगा। तो एक चक्कर बराबर कितना होगा, तो जो वृत्त की मतलब जो चक्र है वो वृत्त की तो है, तो उस चक्र की परिधि जितनी होगी वो एक चक्कर के बराबर होगा। तो हम पहले परिधि निकाल लें। तो परिधि निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता क्या है, 2πr, और यहाँ से दिया क्या है, डी दिया है 1.26 मीटर। तो r कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6 और ये 3 मीटर। तो यहाँ से हम इसको एक परिधि निकाल लेते हैं। तो 22/7, 2 गुणे 22/7, और यहाँ से 0.6 और 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको मिलेगा कितना, 0.09, ठीक है। अब इस चीज़ को हम इसमें गुणा करेंगे, इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पे हमारा कितना निकल के आएगा, 3.3 और 6, ठीक है। तो ये इतना मीटर, अब ये परिधि कितने के बराबर है, एक चक्कर के बराबर है। तो कहने का मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी वो कितने के बराबर है, तो 3.36 के बराबर है। अब 500 चक्कर की चाहिए, 500 चक्कर में चली गई दूरी, तो इसमें 500 से गुणा कर दो, तो जो आंसर आएगा वही, जो मान निकल के आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1980, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं में 8 संबंधित 7 का अनुपात है। तो प्रथम संख्या में अगर 8 और दूसरे संख्या में अगर हम 3 जोड़ देते तो उनका अनुपात बदल जाता है। तो बदल के कितना हो जाता है, 4 संबंधित 3 प्राप्त होता है। तब दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या 8x है और दूसरी क्या है, 7x है। अब अगर हम 8x में हम कितना जोड़ दें, 8, और नीचे कह रहा है कि 7x में हम कितना जोड़ दें, 3, तो ये अनुपात इनका दोनों का कितना हो जाता है, 4 संबंधित 3, ठीक है। अब यहाँ से हम देखा जाए तो यहाँ से 8 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 1/7x प्लस 3 इज इक्वल टू 4/3। यहाँ से देखा जाए तो इस चीज़ को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब इस 2 को इसमें गुणा कर देंगे, तो 2x प्लस 2/7x प्लस 3, यहाँ से हो जाएगा बराबर 1/3 के, क्योंकि 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो चुका है। अब इस 3 का इसमें गुणा और इस 7x प्लस 3 का इसमें गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका 3 दूना के 6x प्लस 6, ये बराबर हो जाएगा 7x प्लस 3 के, तो ये 6 इधर आएगा तो x बचेगा, ये इधर जाएगा तो इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका मान कितना निकल के आ जाएगा x का, तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 3 और यहाँ से 7x माइनस 6x। हमने इसको बस 6x को दाहिने साइड लाया है और 3 था उसको हम बाएं साइड ले गए हैं बस, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 3 के बराबर हो जाएगा x, कहने का मतलब x का मान आपका निकल के कितना आ गया, तो 3 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास संख्या क्या होगी, तो संख्या निकाल लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगी एक संख्या 8x थी, तो पहली संख्या जो निकल के आएगी 8 गुणे 3 तो हो जाएगी 24। इसी तरीके से जो दूसरी संख्या थी
तो वो है 7 गुणे यक्स, यक्स का मान 3, तो यहाँ जाएगी 21। अब कह रहा है कि तब दोनों संख्याओं का योग, अब दोनों संख्याओं को जोड़ दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। तो जो हमारा मान निकल के आया है कितना है 45, यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 2 गुना है एवं शेष 22 है तो भाज्य बताइए। पहली बात कि हमने भाज्य का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि होता क्या है। तो भाज्य बराबर होता है क्या, भाजक गुणे भागफल, और बचा हुआ चीज जो होता है उसको हम ऐड करते हैं, तो बचा हुआ चीज होता है शेषफल। ठीक है, अब हम कंडीशन पे आते हैं। हमें कोई चीज अभी पता नहीं, बस हमको पता है तो वो है शेष, वो कितना है, शेषफल कितना है तो 22 है। ठीक है, बाकी तो कंडीशन दिया हुआ है, उस हिसाब से हम देखेंगे कि कैसे निकालना है इसको। कह रहा है कि भाजक भागफल का 11 गुना है, तो मान लेते हैं कि हमारा भागफल कितना है, भागफल हमारे पास कितना है यक्स है, तो भाजक कितना होगा, भाजक आपका होगा 11 यक्स। ठीक है, और शेष का 2 गुना है, भाजक शेष का 2 गुना है। कहने का मतलब कि जो शेष होगा वो आपका भाजक का आधा होगा, तो शेष कितना हो जाएगा यहाँ से 11/2 यक्स। अब ये कैसे हुआ है, इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन में तो समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि यदि भाजक भागफल का 11 गुना है, ठीक है, तो यहाँ से अगर भागफल यक्स है तो भाजक कितना हो 11 गुना हो गया। ठीक है, ये तो ठीक है। यहाँ से शेष का 2 गुना है, तो यहाँ से अगर भाजक हमारे पास 11 यक्स है तो इसका शेष आधा ही होगा। कहने का मतलब ये चीज इसकी दुगनी होनी चाहिए, तो जो चीज हमें पहले से पता है उसको हम आधा कर देंगे, तो यहाँ से शेष निकल के चला आएगा। अब ये शेष दिया हुआ है कितना है 22 है, तो कहने का मतलब हम यहाँ से यक्स का मान निकाल सकते हैं। तो 11 यक्स बटा 2 इक्वल टू 22, तो यहाँ से ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 2 के बराबर, तो यक्स का मान निकल के आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ से भाजक कितना हो जाएगा आपका, भाजक आपका हो जाएगा, सॉरी भागफल हो जाएगा आपका 4, और भाजक की बात करें तो आ जाएगा आपका 44। ठीक है, और शेष तो हमको पता ही है कितना है, वो है 22, तो भाज्य निकाल लेंगे यहाँ से अब मान रख के। तो भाजक है आपका 44, गुणे भागफल की बात कर ले तो आपका है 4, और शेषफल की बात कर ले तो शेषफल है आपका 22। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर मान क्या आएगा, इसको गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, फिर 16 1 17 प्लस यहाँ से ये 22। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8 और ये 9 1, तो 198। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है वो आपका है पहला। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इतना दिया है और इतना दिया है, इतना का मान 4a के बराबर है, तो a का मान क्या होगा। तो हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 1/3 प्लस 3 इनवर्स, फिर दिया है प्लस 1/1 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है आपका 4a के। अब इस चीज़ को पहले सॉल्व कर लें, तो अगर हम इनवर्स की बात बताए थे कि इनवर्स क्या होता है, तो a इनवर्स को हम क्या लिखते हैं 1/a। इसी तरीके से 3 इनवर्स है तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 प्लस 1/3, यहाँ से इसको ऐसे ही लिख लेते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। ठीक है, अब इसको हम इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, या प्लस में हो जाएगा, और 3 चला जाएगा ऊपर, नहीं समझना है। देखो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1/3, ये पूरा प्लस में दिया है 1 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। अब ये चीज चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3, सॉरी ये 3, और यहाँ से हो जाएगा 3 स्क्वायर और प्लस 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इसी तरीके से इसका स्क्वायर और प्लस 1 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 10। तो ये कितने के बराबर है आपका 4a के।
तो 3/10 और 1/10 को जोड़ेंगे तो हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4/10 के। ठीक, यहाँ से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए का मान कितना निकल के आ जाएगा, 1/10 बराबर कितना हो गया, ए। तो कहने का मतलब ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान होगा आपका 1/10। इसका जो सही आंसर है वो आपका है 1/10, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, ये चीज़ कैसे हुई है, ये चीज़ को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये चीज़ मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ नहीं आई है। यहाँ पे पहले हमने इनवर्स लिखा था, 3 का इनवर्स, तो उसको हमने बटे में लिखा, किससे, इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद हमने क्या किया कि इन 3 और +1/3 को हमने एलसीएम हमने लिया, 3 आया, 3 का एलसीएम किया, फिर इसमें जब हमने गुणा किया तो ये 3 स्क्वायर हो गया, ये +1 हो गया। ठीक है, तो 1/3 स्क्वायर +1/3। ठीक है, तो ये 3 जो नीचे था इसको हम इसको क्या किए, अंश पे ले गए। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3, और इसका 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 9, और 9 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 10 के बराबर। तो 3/10 और प्लस वही चीज़ यहाँ भी है, तो सेम उसको भी लिख लिया 1/10, तो 4/10 हो गया, 4 से 4 ऊपर कैंसिल हो गया, तो ए का मान निकल के आ गया 1/10। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 2/10 विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो केवल क्रिकेट वाले 2/10 हैं, और 3/5 विद्यार्थी केवल कैरम खेलते हैं। तो कैरम खेलने वाले 3/5 है और केवल क्रिकेट खेलने वाले 2/10 हैं। यदि 5 विद्यार्थी इन खेलों में से कुछ नहीं खेलते हैं, ठीक है, 5 तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेलों में से कोई खेल नहीं खेलते, और 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल को खेलते हैं। ठीक है, तब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। पहले तो हम इसको बेसिक से करेंगे, फिर इसको शॉर्टकट से करेंगे, कैसे शॉर्टकट से करते हैं। इसमें अब देख लेते हैं, इसमें मान लेते हैं कि टोटल जितने कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल मान लेते हैं कि कुल x विद्यार्थी हैं। ठीक है, इनमें से 2/10 x क्रिकेट खेलने वाले हैं, ये क्रिकेट खेलने वाले हैं। हाँ, इसका जो 3/5 हैं, 3/5 भाग जो विद्यार्थी हैं वो क्या खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, ये कैरम वाले हैं। तो अगर इन दोनों को अगर हम इनमें से निकाल दें तो इनमें कौन से बच्चे बचेंगे, एक तो वो बच्चे बचेंगे जो कोई गेम नहीं खेलते हैं, और दूसरा वो बच्चे बचेंगे जो दोनों खेल खेलते हैं। तो हम x में से इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो x माइनस 2/10 x माइनस 3/5 x। तो अब जब हम इन दोनों को माइनस किए टोटल विद्यार्थी में से, तो बचे कितने, वो विद्यार्थी जो कोई खेल नहीं खेलता है, तो 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते हैं, और 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को सॉल्व कर लीजिए, तो जो आंसर आएगा वही, जो मान निकल के आएगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये 5 से यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/5 और माइनस यहाँ से 3/5 x इज इक्वल टू 20 के होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या मिल के आएगा, हमें मान क्या निकलेगा, पहले हम इसको अलग से ऐड कर लेते हैं इन दोनों को। यहाँ से हो जाएगा 4/5 x इज इक्वल टू 20। अब यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5x माइनस 4x, ये इसमें से गुणा हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा पूरा 5/5 हो जाएगा आपका 20 के। तो इसमें से घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ x/5, ये हो जाएगा 20 के बराबर। तो x का मान जो निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा 20 गुणे 5। तो 20 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 के। तो इसका आंसर जो होगा 100 होगा। बट एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ठीक है, इस बेसिक मेथड से हमको एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि लेंथी हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमको थोड़ा सा इजीली सोचना है, थोड़ा सा इजी तरीके से सोचना है। इसमें क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 2/10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो 2/10 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में जो क्रिकेट खेलते हैं। तो इसको हम फ्रैक्शन में, इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 विद्यार्थी ऐसे हैं, टोटल विद्यार्थी का 1/5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। बाकी विद्यार्थी क्या है, बाकी 3/5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कैरम खेलते हैं। तो ये क्रिकेट वाले हैं, ठीक है, और ये कैरम वाले हैं।
ठीक है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि हमारे पास 5 विद्यार्थी, पूरे 5 विद्यार्थी हैं, ठीक है। हम 5 ही क्यों माने, क्योंकि इनका रेशियो जो ये है, जो इनका डिनोमिनेटर है वो सेम है। अगर ये सेम नहीं होता तो हम उस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि विद्यार्थी तो होंगे तो सेम ही होंगे, क्योंकि एक ही पे बात कर रहा है, उतने का ही रेशियो ले रहा है। तो यहाँ पे अगर ये सेम है तभी मानना है वो, और नहीं सेम है तो उनका एलसीएम लेके उनसे डिवाइड करके ये चीज़ माननी है, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ सेम है तो हम इसको एक ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पूरे कितने विद्यार्थी हैं, 5, जिसमें से 1/5, 5 का 1/5, 1/5 यानी कि एक क्रिकेट खेलता है और दूसरा बच्चा 3/5। इसका अगर 3/5 करें तो कितना मिलेगा, प्लस 3/5। ये दोनों मिला के एक क्रिकेट खेलता है, एक कैरम खेलता है। तो टोटल विद्यार्थी कितने 4 हो गए ऐसे जो क्रिकेट और कैरम खेलते हैं। तो इनमें से जो बचे विद्यार्थी हैं, जैसे अगर हम 5 और -4 की बात करें, तो ये जो बचे विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, या तो दोनों नहीं खेलते हैं या तो दोनों खेलते हैं, यही दोनों विद्यार्थी बचेंगे। अगर क्रिकेट और कैरम वाले को निकाल दें तो ऐसे उसमें अब जो विद्यार्थी होंगे, या तो उसमें से दोनों कुछ नहीं खेलते होंगे, या तो दोनों ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ खेलते होंगे, क्रिकेट और कैरम। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे, तो यहाँ पे 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते हैं, और 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और कैरम दोनों। तो ये कितने के बराबर हो गया, ये कितने के बराबर हो गया आपका, 20 के। हमको माना हमने कितना था, माना था कि 5 विद्यार्थी टोटल हैं। तो 1 यूनिट का मान 20 है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 20 × 5, तो ये कितना हो गया, 100 के बराबर। तो जो हमारा मान निकल के आएगा 100, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करना है, और इसमें इस लॉजिक में ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि ये सेम होना चाहिए, नहीं तो ये आंसर सही नहीं आएगा, तभी हम मानेंगे ये। अगर ये अलग होता है, इसीलिए मैंने इसको सरल करके 1/5 लिखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भिन्न है जिसके अंश हर प्रत्येक में 1 घटाते हैं तो 1/3 मिलता है, और वहीं दूसरी भिन्न है, वहीं भिन्न में अंश और हर में 1 जोड़ते हैं तो 1/2 मिलता है। तो हमको भिन्न जो है उसके अंश और हर का योगफल कितना है वही पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो भिन्न है P/Q है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, इनका योगफल निकालना। तो अंश हो गया P और Q हर, तो हमको P + Q निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो भिन्न है वो है P/Q। अगर हम इनमें से 1 घटाते हैं ऊपर नीचे से, तो हमारा जो भिन्न का मान बदल के कितना हो जाता है, 1/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3P - 3 = Q - 1। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर Q को इस साइड लाएं तो हो जाएगा 3P - Q = 2। ये प्लस हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो, और ये माइनस, तो इक्वेशन आपका बन गया 1, ठीक है। अब अगले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, अगले कथन में कह रहा है कि भिन्न में अगर दोनों अंश में और हर में 1 जोड़ दें, यहाँ पे P में 1 जोड़ दिया और Q में 1 जोड़ दिया, तो हमारी भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2P हो जाएगा और +2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसमें हम गुणा कर दें तो यहाँ से Q + 1, तो ये हो जाएगा 2P - Q = -1, इक्वेशन 2। अगर हम इस भिन्न में इसको पहली भिन्न को दूसरी भिन्न से घटा दें, यहाँ से अगर मान लेते हैं कि 3P - Q = 2, ये पहली भिन्न है। यहाँ से हम इसको माइनस कर ले तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से कैंसिल आउट। यहाँ से 2P में से -3P हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा -P = -3। तो P का मान कितना आ गया, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, तो P का मान आ गया आपका 3। P का मान जब आ गया 3 आपका, तो P का मान हम किसी इक्वेशन में रख लेंगे तो उसका Q का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं कि हम ये हमारा ये पहले इक्वेशन में रखते हैं,
तो ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ से p का मान रखेंगे जब 3, तो ये जाएगा, सॉरी इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, तो 3 इंटू 3 माइनस क्यू इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 9, अब क्यू को इस साइड ले जाते हैं इक्वल टू की, और इसको इधर ले जाते हैं 2 को, तो ये हो जाएगा ये क्यू। तो क्यू का मान कितना निकल के आ जाएगा, क्यू का मान निकल के आ जाएगा 7, सॉरी ये 10 लिखा गया, यहाँ से आएगा आपका 7 निकल के आएगा, ठीक है। 9 में से 2 जाएगा तो 7 ही बचेगा, ठीक है। तो क्यू का मान कितना आ गया 7। अब इन्हीं दोनों का ऐड योगफल पूछ रहा है, तो इनका योग करेंगे 3 और 4, 3 और 7 का तो कितना मिलेगा 10 के बराबर होगा। तो जो 14 का जो सही ऑप्शन है वो आपका है 10। कंडीशन के हिसाब से बस इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अगर हमने भिन्न को मान लिया कि हमारे पास भिन्न p बाई क्यू है, तो उसमें से पहले कंडीशन में कह रहा है कि अंश में से भी एक घटाना है, हर में से भी एक घटाना है। अब ये कितने के बराबर हो जाएगी 1/3। तो हमारा पहला इक्वेशन इससे बनेगा, दूसरा इक्वेशन ऐसे बनेगा जब हम एक एक जोड़ेंगे, अंश में भी एक जोड़ेंगे और हर में भी एक जोड़ेंगे, तो 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा इक्वेशन बन के आएगा 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2 के बराबर, ठीक है। तो अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा कि इतना मान होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि वो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यहाँ पे वो नहीं है, 2 संख्या है, ठीक है। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है 96 है, उनके लघुत्तम समापवर्तक की बात करें तो है 1296। उनमें से एक संख्या कितना दिया हुआ है तो 864। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एलसीएम होता है इंटू एचसीएफ होता है, वो बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या जो होती है सेकंड नंबर। तो यहाँ पे एलसीएम दिया है 1296 और एचसीएफ दिया है आपका 96। ये बराबर कितने के हैं 864 के। तो यहाँ से दूसरी संख्या निकालनी है, तो मान लेते हैं कि दूसरी संख्या यहाँ से कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1296 गुणे 96/864, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को सॉल्व कर लें, तो जो सॉल्व करने पे जो आंसर मान निकल के आएगा वही आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने पे जो मान निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 144, ठीक है। 144 इसका जो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में ए बी की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। यदि ए बी दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हो तो बी अकेला उसे कितने समय में कर लेगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम समय लगाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बी की तुलना में ए कम समय लगाता है, तो बी ज़्यादा लगाता है। कहने का मतलब अगर हम मान लेते हैं कि बी अगर x दिन लगाता है तो ए कितना लगाता होगा, ए लगाता होगा आपका x माइनस 10। अब पूरा टोटल वर्क निकालना हो तो यहाँ से कैसे निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है या फिर इनका एलसीएम कह सकते हैं। तो x माइनस 10, तो ये इसका एक बी का एक यूनिट कितना कार्य कितने दिन में करेगा, तो x माइनस 10 दिन में। और ये यही चीज़ अगर ए की बात कर लें, एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेगा, तो यहाँ से जब हम इससे x माइनस 10 से डिवाइड करेंगे इस पूरे में तो कितना x दिन में करेगा, ठीक है। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 12 दिन दिया है। तो यहाँ इससे इक्वेशन अगर बनाना हो तो हमको क्या लिखेंगे, इस पूरे में इन दोनों को एक एक यूनिट के कार्य एक एक दिन में जो कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं उसको हम ऐड कर देंगे। तो बी द्वारा एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा x माइनस 10 और ए द्वारा एक दिन में x, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा निकल के आ जाएगा। ये कितने के बराबर है 12 के। अब इसी चीज़ को सॉल्व कर लें तो जो निकल के आएगा उसका जो मान निकल के आएगा वही आंसर होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 10x
बटे यहाँ से 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 12 24x माइनस 120। अब ये चीज़ इधर आएगी तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा यक्स, ये कितने के बराबर होगा, इसका अगर हम फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा यक्स माइनस 30 इज इक्वल टू इंटू यक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यक्स का मान दो मान निकल के आएंगे, एक तो 30 होगा और दूसरा 4 होगा। 4 हम ले नहीं सकते, 30 लेंगे। अब 4 क्यों नहीं लेना है, इसमें बोल रहा है कि अब अगर हम 4 ले लेते, मान लेते कि हमने यक्स का मान हम 4 लेके चल रहे हैं, तो कहने का मतलब कि यक्स का मान अगर हम यहाँ पे हम 4 ले लिए, ठीक है, तो ए का मान कितना होगा 6 होगा। जबकि दोनों मिल के किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, और यहाँ पे ये बताने लग रहा है कि ये बी एक दिन में मतलब 4 दिन में पूरे काम को कर ले रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ए यक्स का मान 4 होगा नहीं, जब भी होगा तो पहला ही होगा 30, ठीक है। तो अब इसमें पूछ ही रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि 4 को क्यों नहीं लेना है। 4 को इसलिए नहीं लेना है कि क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो बी अकेले 4 दिन में कैसे किसी कार्य को कर सकता है, जबकि 2 लोग मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, जिसमें बी भी है, ठीक है। इसीलिए हम 4 को यहाँ पे नहीं लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 20%, 15% तथा 10% की दर पर दी गई क्रमिक छूट को अकेली, मतलब कि अगर देखा जाए तो अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इसमें जो है कि छूट दिया है, 2 छूट को निकालने के लिए जो क्रमिक छूट है, अगर 2 छूट को एक साथ निकालना हो तो उसको कैसे निकालते हैं। तो एक होता है एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ 3 दिया है, तो हम पहले 2 का निकाल लेंगे, जो मान निकल के आएगा उसको हम 3 पे निकाल लेंगे। तो पहले हम 10 और इसको ले लेते हैं 20 और 10 को, तो माना यहाँ से हो जाएगा -20 माइनस 10 और प्लस यहाँ से हो जाएगा ये 20 गुणे 10, ठीक है, 20 गुणे 10 बटा 100, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा -30 और प्लस 2, और ये हो जाएगा -28। तो ये माइनस यही शो कर रहा है कि ये छूट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब एक 28 आ गया और एक 15, इसको लेकर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 28 -28 -15 और प्लस 28 गुणे 15 बटा 100, ठीक है। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए, तो इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3 और 3 एक ये हो जाएगा 4 और प्लस इसको गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा 15 बटा 120, यहाँ से 15 30 और 12 100, तो यहाँ जाएगा आपका 42 बटा 100, तो हो जाएगा आपका -43 और प्लस 4.2। अब इसको हम ऐड करेंगे तो माइनस आ जाएगा आपका 38.8%। तो इस माइनस का मतलब यही अभी बताया हमने कि ये छूट को शो कर रहा है। तो ये कितना छूट होगा, इन तीनों का क्रमिक छूट मिला के एक छूट अगर बनाना हो तो कितना छूट होगा, तो 38.8, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है चौथा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यक्ष संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है। तो कहने का मतलब यक्ष संख्याओं का जोड़ और टोटल योग कितना होगा कि यक्ष गुणे वाई स्क्वायर। इसी तरीके से वाई संख्याओं का औसत यक्ष स्क्वायर है, तो उसका भी सेम यही प्रोसेस हो जाएगा। अब तदनुसार कह रहा है कि उन कुल संख्याओं का औसत कितना होगा। तो कुल एक संख्या कितनी यक्ष है और दूसरी कितनी संख्या है वाई संख्या है। अब इनका टोटल का जोड़ हमने अभी लिखा है, तो यहाँ से इन दोनों का जोड़ के बराबर हो जाएगा। तो ये जोड़ के बराबर हमने किया, तो ऊपर से कॉमन क्या मिलेगा यक्स वाई कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स प्लस वाई बटा आपका यक्स
प्लस वाई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा कितने के बराबर हो जाएगा, तो एक्स वाई के। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका है दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, 20 मदों का औसत 47 है। ठीक है, बाद में पता चला कि 62 के स्थान पे हमने गलती से 26 लिख दिया था। अच्छा, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली बात एक बात ये समझ लीजिए कि अगर 10 कितनी भी संख्याओं का औसत कुछ भी दिया है, जैसे मान लेते हैं कि 10 संख्याओं का औसत 15 दिया हुआ है, तो अगर हमें औसत में अगर हमने एक जोड़ा, तो कहने का मतलब हमने प्रत्येक संख्या में एक जोड़ा होगा तभी औसत एक की वृद्धि हुई है, या उसमें से कुछ घटाया हमने औसत से, तो सभी संख्याओं में से उतना घटाना पड़ेगा, तभी उसमें से हम एक घटा सकते हैं, एक जोड़ सकते हैं, अभी कोई भी संख्या घटा या जोड़ गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हमने अभी बताया तो उस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास n संख्या है, n संख्याओं का औसत x है, तो अगर हमने n संख्याओं में अगर हम दो दो जोड़ देते हैं, ठीक है, तो औसत में भी 2 की वृद्धि हो जाएगी, या फिर हम n संख्या में दो दो घटा देते हैं तो औसत में भी 2 की हानि हो, या मतलब 2 घटाया जाएगा, या फिर अगर हम किसी भी उसमें जितनी भी n संख्याएं हैं अगर उसमें हम अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो औसत में भी 2 का गुणा हो जाएगा। सेम इसी तरह से भाग के लिए भी होगा। ठीक है, तो यहाँ भी इस चीज़ को समझ लेते हैं कि 20 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, वो आपका है 47 के बराबर। जबकि हमको क्या पता चला है कि हमने 62 लिखना था, हमने लिख कितना दिया था 26, तो हमने कितना कम लिखा है, तो 12 में से अगर 6 गया तो ये आपका बचेगा 6, और यहाँ से 5 है तो 5 में से तो यहाँ हो जाएगा 36। अब ये 36 जो है सब में बटेगा ना, ये 36 हमने कम लिखा, कहने का मतलब इसको हमको इतना ऐड करना पड़ेगा, तो ये 36 सब में डिवाइड होगा बराबर बराबर हिसाब से, तो यहाँ से हम इसमें 20 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से आपका वृद्धि कितनी होगी औसत में, तो 1.8 की, तो 1.8 की वृद्धि होगी, कहने का मतलब 48.8। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 48.8। ये की चीज़ें समझ में नहीं आई होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन आप एक बार इसको समझिए थोड़ा सा। हमने क्या किया कि हमारे 20 मदों का औसत कितना था, 47 था, लेकिन हमको लिखना था 62, हमने ऐड कर कितना ऐड करके लिखा था 26, तो हमने कितना कम लिखा था 36। अब यही 36 इसमें इसके औसत में बदलाव का कारण बनेगा, तो कहने का मतलब अगर 36 ज़्यादा लिखना है तो ये 36 20 में डिवाइड होगा, जितने 20 हैं सब में बराबर, तो जब बराबर डिवाइड होगा तो कितना सबके हिस्से 20 के हिस्से कितने के हिस्से आएगा, तो 1.8। तो यही 1.8 जब हम 47 पूरे औसत में ऐड करेंगे तो वो कितना के बराबर होगा, तो 48.8 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि 20 संतरों का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, तो 20 संतरों का कास्ट प्राइस कितना है आपका, 16 संतरों के विक्रय मूल्य, 16 संतरों के सेलिंग प्राइस के 16 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इसमें पूछ रहा है कि लाभ कितना होगा, तो अगर हम रेशियो निकाल लें कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की, तो हमको क्या मिलेगा 16/20। इसको अगर हम कट कर दें यहाँ से 4 से, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है 5 है, और कास्ट प्राइस कितनी है 4 है। प्रॉफिट कितने का हुआ हो गया 4, अगर खरीदा हमने 4 का, बेचा 5 का, तो प्रॉफिट 1 का हुआ कितने पे हुआ है 4 पे हुआ है। कास्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट लॉस देखते हैं, तो 1/4 कितने के बराबर हो गया 25% के। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, इसको हम सही करके आपको हम फिर से इसको बता देंगे अगले वीडियो में किसी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहली बात यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया, a + b = 7 और 5a + 12b = 7 है, तो a और b का मान निकालना है।
पहली बात, अगर हम इसको ऑप्शन से वैल्यू पुटिंग से करते हैं तो हम पहले ऑप्शन को और तीसरे ऑप्शन को पहले ही काट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दो संख्याओं का योग 7 दिया है ऑलरेडी, जिसमें से अगर हम इन दोनों को, अगर एक संख्या को a मान लें, एक संख्या को b मान लें, तो यहाँ पे ऑलरेडी a का मान 11 है और उसमें कुछ और जोड़ेंगे तो 7 के बराबर होगा ही नहीं, तो ये वाला तो ऐसे ही कट गया। इसी तरीके से सेम ये भी कट गया। अब हम सेकेंड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक a का मान लेते हैं 11 है और b का मान कितना है, 4 है। अच्छा, तो सेकेंड ऑप्शन तो सही हो रहा है, लेकिन ये एक इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ है, तो सेकंड इक्वेशन भी देख लेते हैं। तो एक का मान यहाँ से अगर हम 55 लिख लेंगे, कैसे? यहाँ पे अगर हम 11 का मान रख दें, 5 गुणे 11, यहाँ से 12 प्लस 12 गुणे -4, तो ये हो जाएगा 55 और -36। अब यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से अगर 6 गया तो 9 बचेगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे 48 होगा, ठीक है। तो यहाँ 12 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 48 आएगा। तो अब यहाँ से 15 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7, और 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो गया आपका सेकंड ऑप्शन ही सही हो गया। यहाँ से ये दोनों माइनस है तो दोनों माइनस जोड़ के प्लस में आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे चेक करने की भी जरूरत नहीं थी। एक्चुअली देखा जाए तो पहला दूसरा वैसे ही कट गया, और दोनों माइनस है तो दोनों माइनस जोड़ के पॉजिटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती, तो सेकंड ऑप्शन ही सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब यहाँ कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया है? तो वो दिया है ay² प्लस by प्लस c = 0 के मूल अल्फा और बीटा है। ए बी सी एक वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। कोई भी वास्तविक संख्या है तो अल्फा का मान साइन फाई है और बीटा का मान कास फाई है। तो हमको मान बताना है, ये कंडीशन बतानी है कि कौन सा संबंध यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से जब मूल दिया है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल सकते हैं -b/a। ये बन गया आपका एक इक्वेशन। और दूसरा अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं, तो अल्फा और बीटा का मान हो रहा है c/a। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो अल्फा का मान कितना था, साइन फाई, और बीटा का मान है कास फाई। ये बराबर हो गया c/a के। इसको मान लेते हैं तीसरा इक्वेशन। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं, अल्फा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन फाई और प्लस कास फाई इक्वल टू -b/a। अब इन दोनों का, हम दोनों पक्षों का स्क्वायर ले लेते हैं। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई प्लस 2 साइन फाई इंटू कास फाई इज इक्वल टू b²/a²। यहाँ से ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इतना का मान हमको पता है कि 1 होता है, ठीक है, हमने लिख लिया 1। इसी तरीके से साइन फाई और कास फाई का मान हमने निकाला है कितना, c/a। तो ये हो जाएगा 2c/a। यहाँ से हो जाएगा b²/a², ठीक। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहीं पे स्टेप लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका a प्लस 2c/a बराबर b²/a²। यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा तो एक a बचेगा। तो अब यहीं वाला a यहाँ पे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस 2ac इज इक्वल टू b²। अगर हम दोनों पक्षों में c² जोड़ दें, यहाँ भी जोड़ दें c², और इस पक्ष में इधर भी जोड़ दें c², तो ये दोनों तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस c का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा आपका b² प्लस c² के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, a प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² प्लस c², ठीक है। तो ऑप्शन मैच करा लेते हैं। तो a प्लस c का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ऑप्शन
चौथा सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि log 2 के पावर x प्लस 4 बेस a log 512 बेस a, तो x का मान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों का बेस समान है, तो इस चीज़ को हम कैंसिल आउट करके यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 के पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 512 के, और इस 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 घाते 8, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 प्लस x 2 के घाते x प्लस 4। ठीक है, तो हमको अब यहाँ से हम दो, जब इसका बेस दोनों का समान है तो हम उसको बराबर लिख सकते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से जब इसको हम यहाँ से 4 माइनस करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब इसमें कह रहा है कि यदि x 3 और 4 और वो 5 का माध्य 3 दिया हो तो x का मान क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए क्या होता है, सबका जोड़ बट्टे जितनी संख्या है, तो यहाँ से x प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5 बट्टे 4 संख्या है, तो यहाँ से 4 का गुणा, सॉरी 4 का भाग, ये कितने के बराबर है, 3 के। तो अब ये 4 इधर जाके गुणा हो जाएगा, और इसमें से कि कितना हो जाएगा, x प्लस 3 और 4 7 और 5 12, यहाँ से इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 के बराबर। तो x कितना निकल के आ गया, 0। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 0। तो यहाँ x का मान कितना हो गया, 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो आपका चौथा ऑप्शन। इसमें जो पहला मैं पिछला क्वेश्चन बताया था, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, एक गलती होगी। यहाँ पे क्या है कि ये 512 का जब इसको हम अगर पावर 2 के पावर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे 8 नहीं होके यहाँ पे आपका होगा, सॉरी ये यहाँ पे होगा आपका 2 घाते 9, ये चीज़ यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे 8 ना आके यहाँ 9 आएगा, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से जब इसको हम यहाँ से 4 माइनस करेंगे 9 में से, तो यहाँ मिलेगा 5। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है, इसका जो सही आंसर है वो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था ये तो हमने आपको बता ही दिया कि इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई भी चीज़ें इसमें से नहीं समझ में आई है तो आप उसको कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका अवश्य ही आपको उसको दोबारा से बताने का प्रयास करूँगा। और आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।